Hello aspirant, this is Jai Singh this side. Welcome to all of you on Visual IS YouTube प्लेटफॉर्म। मैं जय सिंह आप सभी का विजुअल आईएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट कुछ क्लासों में अभी हाल ही में संपन्न हुए यूपीपीसीएस जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन को डील किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ क्वेश्चन देखे। हमने उसे अटेम्प्ट करने के लिए किस प्रकार से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मेन कंटेंट पार्ट और साथ ही उसका कंक्लूजन के साथ कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। तो हमारा 2/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। आइए हम देख लेते हैं। एक बार फिर मैं विजुअलाइज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर जो है वह जनरल थॉट पे पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपके एग्जाम में मैगजीन की भूमिका, न्यूज़पेपर की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको मैगजीन कैसे पढ़ना है, उससे आपको अपने लिए कंटेंट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। क्योंकि तैयारी के दरमियान आपको बहुत सारे लोडेड कंटेंट मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित नहीं होते। वो आपको लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हो सकते हैं, बट वो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं। आप उसको पढ़कर एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा स्क्रिप्ट अपने आंसर के लिए तैयार नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक अपना तरीका होता है, आप वो तरीका डेवलप कीजिए। इसके साथ ही मैगजीन से आपको अपने लिए क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हमने लास्ट अपने वीडियोस में, अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक अटेम्प्ट कर लिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट और डिवास्टेशन इन द सोसाइटी, राइट योर व्यूज। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपने व्यूज देने हैं, तो इसमें आंसर जो होता है वह काफी सेग्रीगेटेड होता है। कोई कॉमन पॉइंट जो उसके डेवलपमेंट से लेकर संबंधित है या फिर उसके डिवास्टेशन से लेकर संबंधित है। जैसे क्वेश्चन में अर्बनाइजेशन को कीवर्ड माना गया है। तो अर्बनाइजेशन जो होता है वह विकास की प्रक्रिया है या फिर विनाश की प्रक्रिया है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें अर्बनाइजेशन जो है सेंटर पॉइंट है क्वेश्चन में, उसके विकास की प्रक्रिया और किस प्रकार से यह एक डिवास्टेशन हो सकता है, हमें उस पर चर्चा करनी है। सो इसमें आप जो है इंट्रोडक्शन जो है, इसके जो सर्कमस्टांसेस है वो काफी ब्रॉड हैं। आप किसी नैरो सर्कमस्टांस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको जब इसमें स्टार्ट करना है तो अर्बनाइजेशन का जो हिस्ट्री रहा है बैकग्राउंड में, आप उसको टच कर सकते हो और किस प्रकार से उसने लीड किया चीज़ों को डेवलप करने में। तो पहला पॉइंट आपका डेवलपमेंट है। तो आप डेवलपमेंट किस किस रूप में अर्बनाइजेशन हुआ है, विकास का जो एक रूप हम देखते हैं शहरीकरण के रूप में, वो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। जैसे जस्ट हमने देखा, इतने सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, हमने अधिकतर में देखा कि आपको उसमें इकोनॉमिक फैक्टर दिखते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दिखते हैं, इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर दिखता है। और कॉमन सी चीज़ें होती है कि जब मोबिलाइजेशन होता है, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आपको आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके अलावा आपको फ्यूचर को लेकर क्या प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा, ये सारी चीज़ों का आपको एक ओवरव्यू मिलता है और ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट है जो शहरीकरण के विकास के लिए एक प्रमुख मुद्दा होता है। सो डेवलपमेंट थ्रू अर्बनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
अर्बन एरियाज जो होते हैं वह हब होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वह संकेंद्रण होता है इंडस्ट्रीज का, वह संकेंद्रण होता है डेवलप होते जो आधुनिक इंडस्ट्रीज के सब पार्ट हैं उसका। तो वहां पर मोबिलाइजेशन रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से उस एरिया में होता है। तो अब उसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं, वह हम निगेटिव पॉइंट में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर चर्चा करें छोटी सी, तो अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पर अधिक जनसंख्या छोटे से केंद्र में अवस्थित होती है। तो जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्स होते हैं, उसके लिए लोगों में आपसी द्वंद्व शुरू होता है। तो यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डालता है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती। तो ये उनके पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वह पहला विकास है अर्बनाइजेशन का, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। अर्बन एरियाज में सर्विसेज की जो सर्विसेज सेक्टर है वो काफी बूम पर हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी मजबूत होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में हेल्थ की व्यवस्था आपको अच्छी मिलेगी, एजुकेशन की व्यवस्था आपको अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन है उसकी व्यवस्था आपको अच्छी मिलेगी। तो एक कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर होता है कि लोग मोबिलाइज करते हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वह उसका डेवलपमेंट होता है। आगे हम चर्चा करें तो इसमें आपका एजुकेशन जो है और हेल्थ केयर जो है वह भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अच्छा होता है और काफी डेवलपमेंट फॉर्म में होता है, क्योंकि वर्तमान दौर में हर कोई अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन को एजुकेट करना चाहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव होता है, इसलिए एक रीजन ये भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में एजुकेशन के लिए माइग्रेशन होता है। और इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो यह भी एक रीजन है कि शहरीकरण में विकास जो है वह एजुकेशन और हेल्थ केयर के रूप में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आती है। आपको अपना करियर बनाने के लिए जो एक स्कोप शहरी क्षेत्र में मिल सकता है एजुकेशन के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू, वो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी संभावना कम दिखती है। तो आपको कुछ नया इनोवेशन करना है, किसी फील्ड में रिसर्च करना है, या फिर अपने करियर में को आगे बढ़ाना है, तो इस रूप में भी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के रूप में शहर जो है वह डेवलप हुआ है। इसी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि जब विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न सोसाइटी के लोग एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं, सभी का माइग्रेशन जो होता है रूरल टू अर्बन एरियाज में होता है, वह विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, और वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कुजिन्स, ये सारी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। तो जब वो सारे अपने कल्चर को लेकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और समाज बहुत विस्तृत होता है, अलग अलग जगहों से लोग आए होते हैं, तो उनमें जो सोशल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, वह काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो इस रूप में भी अर्बनाइजेशन जो है वह डेवलपमेंट का रूप दिखाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो है, उसमें भी जो लैंड यूज है उसका एक इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है, इसकी प्रायोरिटी हम तय करते हैं। और इसके माध्यम से पर कैपिटा रिसोर्स कंजप्शन है वह भी कम होता है, जिससे एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस सोसाइटी में डेवलप होती है। तो इन सब कॉमन पॉइंट से हमने देखा कि किस प्रकार से एक अर्बनाइजेशन क्षेत्र, एक शहरीकरण क्षेत्र विकास का माध्यम होता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से अगर शहरीकरण हो रहा है तो वह विनाश भी हो सकता है, वह एक निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। सो पोटेंशियल डिवास्टेशन थ्रू अर्बनाइजेशन, जब
कई सारे लोग एक छोटे से क्षेत्र में आके इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर जो स्लम एरिया है वह डेवलप होता है। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लें किसी मेट्रो सिटीज़ को, तो मेट्रो सिटीज़ में चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे भारत चूँकि एक विकासशील देश है, इस रूप में लोग अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पर जब एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है तो रिसोर्स पर दबाव पड़ता है और वह रिसोर्स सीमित होने के कारण स्लम का निर्माण होता है। तो स्लम की एक मेजर फैक्टर बनता है अर्बनाइजेशन में, और एक क्योंकि छोटे क्षेत्र में सेटलमेंट होता है, लोगों का रहने का एक दायरा निश्चित होता है, तो इस रूप में भी हम देखते हैं कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरणीय समस्या भी इससे उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग जब एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो आवास चाहिए होता है उसके लिए पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को काटा जाता है और ऐसे लैंड, ऐसी भूमि का यूज किया जाता है जो फर्टाइल है। तो इससे जो उत्पादन हेतु खेती कृषि उत्पादन हेतु जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कम होता है। साथ ही चूंकि जंगलों को काटा जाता है आवासीय क्षेत्र के लिए, तो इसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। तो इस रूप में भी हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन एक डिवास्टेशन का रूप लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ट्रैफिक कंजेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, इसलिए जो सड़कों पर आवाजाही होती है, चाहे वह गाड़ी मोटर्स हो, चाहे वह टू व्हीकल्स हो, तो इससे जो रोड पर भार भार पड़ता है, रोड पर जो एक कंजेशन की स्थिति होती है, ट्रैफिक जाम लगते हैं, उसकी समस्याएं आमतौर पे शहरीकरण में देखी जाती है। एक नेक्स्ट फैक्टर इसमें सोशल डिस्पैरिटीज के रूप में होता है। जिस तरह से हमने देखा कि लोग जब इकट्ठा होते हैं, उनके कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, तो वह पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ पर एक चीज जो है, एक पॉइंट सोशल डिस्पैरिटीज है, क्योंकि सोशल डिस्पैरिटी इस रूप में आती है कि किसी के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वह एक उनकी जो वृद्धि है उनकी ज़्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में किसी दूसरे लोग की कम होती है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अनइक्वल होते हैं। तो इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दो लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में आपसी कन्फ्लिक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्पैरिटीज का रूप लेता है। स्ट्रेस ऑन सर्विसेज, जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरकारी क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक सीमित संख्या होने के कारण और उन पर पेशेंट उनकी जो भूमिका है वह उस रूप में वह सेवा न दे पाने के कारण हेल्थ में लोगों को प्रॉब्लम होती है। और हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर और वाटर सप्लाई जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक ओवरबर्डन होता है उस निश्चित क्षेत्र में और रिसोर्स सीमित होने के कारण यह समस्याएं उत्पन्न होती है। तो शहरीकरण इस रूप में भी एक समस्या उत्पन्न करता है। इसी में हमने चर्चा की लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि आवास के लिए लोग जो फर्टाइल लैंड है जहाँ पे भूमि में उत्पादन होता है, कृषि उत्पादन होता है, उसका इस्तेमाल आवासीय क्षेत्रों के लिए कर लिया जाता है, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसमें कमी आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से जो शहरीकरण है वह एक पॉजिटिव रूप भी प्रेजेंट करता है, साथ में उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो आप इन सारे पॉइंट को कंक्लूड करके और सिंपल फॉर्म में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको डील किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, माइग्रेशन के पॉइंट टॉपिक से पूछा गया है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या समस्याएं होती है। डिस्कस द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। तो इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन जो होता है वह किस प्रकार से
जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उसके लिए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेट रूप से सामने आता है, उसे हम देखेंगे। इसके अलावा किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करता है और इससे संबंधित अदर फैक्टर को प्रभावित करता है, उसको हम देखेंगे। तो क्या कारण है इंटरनल माइग्रेशन की? पहले हम इसके परिणामों पर चर्चा करते हैं कि परिणाम क्या होते हैं। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जैसा हमने देखा कि एक हायर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में लोग माइग्रेट करते हैं और जिससे रिसोर्स जो होते हैं वह इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। तो इस रूप में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, किसी ने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इनकलकेट किया, कोई उसके कंपैरिजन में पीछे रह गया। तो इसमें हम देखते हैं कि उनके अंदर जो समानता की भावना है वह कम होने लगती है। तो इसमें डिस्पैरिटीज का रूप लेते हैं, खासकर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट, रूरल अर्बन माइग्रेशन। यह सर्वविदित है कि अधिकतर जो माइग्रेशन होता है वह अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है। लोग एक अच्छे जॉब की तलाश में, एक अच्छी आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं और वहां पर अपनी आजीविका के सोर्स खोजते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और जब वह वहां इकट्ठा होते हैं एक निश्चित क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होता है आवासीय क्षेत्र को लेकर और एक पुअर लिविंग कंडीशन को फेस करना पड़ता है। इसी रूप में एक दूसरा पॉइंट ये आता है, सीजनल माइग्रेशन होता है। कुछ जॉब क्रिएशन ऐसे हैं जो एक निश्चित समय तक रोजगार की व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, रोजगार की व्यवस्था प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वह ठप पड़ जाता है। तो जैसे कृषि हो गया, कृषि क्षेत्र में सीजनल माइग्रेशन अधिकतर देखने को मिलता है कि एक किसान जो है वह अपने फसलों का उत्पादन करके 3 से 4 महीने के लिए जब खाली होता है तो वह ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ जाता है एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए। एजुकेशन एंड कैरियर पर भी इसका परिणाम पड़ता है इंटरनल माइग्रेशन का, जिसमें स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल माइग्रेट टू परस्यू हायर एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज एंड एजुकेशनल हब। माइग्रेशन का एक ग्रुप ये भी देखता है कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए टीचर्स या फिर प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों रुख करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज। शादी भी एक मुख्य कारण होता है इंटरनल माइग्रेशन का, जिसमें हमारे इंडियन कल्चर में एक जो वुमेन है उन्हें उनकी जिम्मेदारी सब कुछ एक मेल काउंटर पार्ट पे आती है। तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में जब माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन एरिया, तो उसमें महिलाओं को भी शामिल करके शहर की तरफ ले आ जाता है। तो मैरिज भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर में मेन चीज आपका कम्युनलिज्म है कि दो क्षेत्र के लोग जब आपसी संघर्ष करते हैं, आपसी जाति पहचान को लेकर, क्षेत्रीयता को लेकर, तो सोशल जो प्रॉब्लम है वो आती है। इसके अलावा इंटरकास्ट जो कन्फ्लिक्ट होता है यह भी एक मुख्य रोल अदा करता है। सो इस प्रकार हमने देखा कि क्या कारण है इंटरनल माइग्रेशन के। आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इंटरनल माइग्रेशन परिणाम उत्पन्न करता है। सो पहला परिणाम तो यही होता है कि अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी शहरी क्षेत्रों में मिलती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं प्राप्त हो सकती। तो एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा होता है, लोग
इकट्ठा होते हैं, और इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ये ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक डेवलपमेंट रूप में है, तो उस पर ओवर क्राउडिंग होती है। एक परिणाम जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस आपका होता है कि शहरी क्षेत्रों से लोग पैसे कमाकर गांव की तरफ भेजते हैं, गांव में भेजते हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह इम्प्रूव होता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लिविंग स्टैंडर्ड है जो रूरल एरिया में वह इम्प्रूव होता है। एक अन्य परिणाम लेबर मार्केट डायनामिक्स है, जिसमें लेबर की संख्या जो है अधिक है। इस रूप में जो पोटेंशियल ऑफ वेजेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि लेबर की संख्या अधिक है, इसलिए वेजेस जो होते हैं वो लो होते हैं। इंटरनल माइग्रेशन से सोशल एंड कल्चरल चेंजेस होते हैं। पॉजिटिव रूप में देखें तो सोशल एंड कल्चरल जो एक्सचेंज है वह इस रूप में है कि आपसी संस्कृति का मेल मिलाप होता है, लोगों के जो कल्चर हैं, लोगों के फेस्टिवल्स हैं, वो हमें साझा करने को मिलते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट इसका ये हो सकता है कि एक रिसोर्स के लिए कंफ्लिक्ट होता है, जो कि लिमिटेड है शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा चैलेंजेस में हम देखें तो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में भी कंपटीशन होता है, सभी तक अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वहां पर एक चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट हमने चर्चा किया, कि किस प्रकार से जो इंटरनल माइग्रेशन है वह प्रभावित करता है क्षेत्रों को। भारत में इंटरनल माइग्रेशन किस रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की अपने जीएस पेपर फर्स्ट की, यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट की। जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं हमारी टीम के अन्य सदस्य द्वारा उसको डील कर लिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ कंटेंट मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया कंटेंट लाने का। सो थैंक यू सो मच।